मॉडर्न युग के अंदर युद्ध के तरीके बदल गए हैं, उसके अंदर भी पूरी तरह से सुरक्षित रखना। और अगर आप युद्ध को देखें जो बड़ी सीमित समय के लिए हुआ, उसके अंदर हम 200 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के अंदर वार करके आ गए, लेकिन वो हमारे 20 किलोमीटर अंदर भारत के अंदर वार नहीं कर सके। ये भारत की आज ताकत है। दूसरी बहुत बड़ी बात जिसकी अहमियत है, दुनिया के अंदर यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और भी कई जगह युद्ध चल रहे हैं। युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन युद्ध शुरू भी करना, युद्ध को एस्केलेशन मतलब कितना बढ़ाना है उसको भी कंट्रोल करके रखना, और किस समय युद्ध को समेट लेना अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूती देने के लिए, ये अगर किसी में ये काबिलियत है और दुनिया को दिखाई है तो वो भारत ने सिंदूर में दिखाई है। ऐसी शानदार जीत को सबक सिखाया। मुझे याद है जब हम कश्मीर में थे तो सेना के अंदर हमने प्यूनिटिव एक्शन टीम्स, PAT, प्यूनिटिव मतलब सजा देना, सजा देने वाली टीम्स बनाई हुई थी। किसको सजा देना? पाकिस्तान को सजा देना। उसके लिए दिल्ली जो सरकार थी उधर से आदेश नहीं आते थे, अपने आप जो अधिकारी होता था रिस्क लेकर वो अपने आप प्यूनिटिव टीम को, पाकिस्तानी जो बंकर होते थे उन पे हमला करवाता था। आज दिल्ली से प्रधानमंत्री की ताकत मिल रही है, देश की ताकत मिल रही है, और वो भी उसी प्यूनिटिव एक्शन के लिए मिल रही है। और वो 20 मीटर 200 मीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर नहीं, 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाके मारने की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है पूरे भारत के लिए? उसमें भी गलतियां निकालना, ये बचपन से जिसकी आदत होती है गलती ढूंढने की, वही माहिर होता है कि कहां मैं गलती निकालूं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। संसद में चर्चा तक हो गई राठौर सर, लेकिन अब भी वो मानने को तैयार नहीं है। उसमें भी कहा कि तमाशा था ये। चर्चा अच्छी बात है, उनको उसमें भी सबूत चाहिए। चर्चा अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। संसद के अंदर 100% हर चीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा बोलना जिसको दुश्मन देश इस्तेमाल करे, ये कौन सी भाषा हुई? ये तो हर भारतीय को गर्व है कि हमारी सेना ने, हम सब ने मिलकर सोशल मीडिया के ऊपर हर नौजवान सैनिक बना हुआ था। जब भारत की बात को आगे बढ़ा रहा था तो हर व्यक्ति सैनिक था। ये तो हम सबकी जीत है, कोई भारतीय सेना की कोई अलग से थोड़ी ना जीत है, ये हर हिंदुस्तानी की जीत है। और हर हिंदुस्तानी ने यह सबक दे दिया है दुश्मन देश को कि हमारे ऊपर टेढ़ी नजर से देखोगे तो हम आंख निकाल लेंगे। तो ये वाली ताकत है हमारी। एक बड़ी सीमा है राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगती है। इधर भी काफ़ी ड्रोन से हमले काफ़ी हुए थे और साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। आप IT मिनिस्टर भी हैं। क्या उन बॉर्डर के इलाकों में क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा पुख्ता इंतजाम किया है कि ऐसे साइबर अटैक्स ना हो? आपके कंप्यूटर, साइबर अटैक्स, आपके सोशल मीडिया पे? अमिताभ, साइबर अटैक्स बॉर्डर पे सीमित नहीं करने होते। साइबर तो आपके घरों के अंदर तक आ जाता है। तो ये तो एक एटीट्यूड होना चाहिए देशभक्ति का, देश की भावना का, कि जो देश की कमियां हैं वो हम देश के अंदर ही उसको सल्टाएंगे, देश के बाहर वाले को तो हम सल्टा देंगे। ये वाली एक भावना होनी चाहिए सब में, है ना। सो साइबर अटैक्स के लिए तो काम चल रहा ही है, देश जागरूक बन रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने राजस्थान की एक बड़ी सीमा की बात करी, तो सेना के साथ मिलकर हमारे पूर्व सैनिकों ने और सरहद पर रहने वाले लोगों ने हर तरह से, जिसमें कलेक्टर शामिल हैं, प्रशासन शामिल है, पुलिसकर्मी शामिल हैं, हमारे नौजवान शामिल हैं, उन्होंने सबने एक तरह से जागरूकता से पेट्रोलिंग करी, जो ड्रोन्स आ रहे थे उनकी खबरें दी और एक तरह से हिफाजत और चौकसी बना के रखा। तो पूरी हर जगह ही ऐसा हुआ और मुझे लगता है इस तरह के जब इंसिडेंट्स होंगे तो देश की जनता और भी ज्यादा जागरूक बनेगी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछता हूँ। ओलंपिक चार्टर होता है, उसमें कहते हैं कि अगर बायलैटरल्स आप अवॉइड कर सको तो कर सको, लेकिन जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें एक देश दूसरे देश के खिलाफ खेलने से इनकार करता है, तो वहाँ पर आपको कोई भी इवेंट करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे हॉकी की हो चाहे कुश्ती की हो, सब मना कर देती हैं। अभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना है और काफ़ी ज़्यादा विपक्ष बोल रहा है कि क्यों भारत खेल रहा है ये, लेकिन ये बायलैटरल नहीं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है।
अब ऐसे है जैसे सार्क की मीटिंग हो। अब सार्क की मीटिंग के अंदर सार्क के जितने भी राष्ट्र हैं वो उपस्थित तो रहेंगे ही, लेकिन हमने ये तय करा हुआ है कि हम अगर पाकिस्तान से बात करेंगे तो केवल टेरर के ऊपर ही बात करेंगे। टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। अब उसी तरह अगर हम पाकिस्तान के साथ बात होती है खेलने की तो हम नहीं खेलेंगे। पहले दहशतगर्दी बंद करो, टेररिज्म बंद करो, उसके बाद में हम फ्रेंडली हो या प्रोफेशनल हो मैच खेलेंगे। लेकिन अगर एक अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट है जैसे ओलंपिक्स है, उस ओलंपिक के फॉर्मेट में या इंटरनेशनल फॉर्मेट में अगर हमें खेलना भी पड़े तो एज ऑडियंस, दर्शक गण की तरह हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारी धरती पे खेलो, भले ही बाहर जाके खेल लो, उस फॉर्मेट को पूरा कर लो। ये भावना है, ये मुझे लगता है ये दुनिया को भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान जैसे देश को भी समझनी चाहिए कि अगर रिलेशंस को बेहतर करना है तो उनको इस टेररिज्म को तो समेटना ही पड़ेगा। सर, ट्रंप साहब काफी नाराज चल रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा भारत एक डेड इकोनॉमी है। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है। क्या भविष्य देख रहे हैं जबकि देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है उस समय? इस बातों में विडंबना नहीं है। एक तरफ तो वो राष्ट्र हमसे ट्रेड करना चाहता है, एग्रीएबल ट्रेड टर्म्स करना चाहता है, और दूसरी तरफ हमें डेड इकोनॉमी कह रहा है। तो ये तो आयरॉनिकल हो गया ना, विडंबना हो गई। एक तरफ तो आप ट्रेड करना चाह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि रशिया से मत करो, हमसे करो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि डेड इकोनॉमी है। ऊपर से वो तो चलो जो कहें सो कहें, आप ऑपोजिशन के एक लीडर को देखिए जो कूद कूद के ये कह रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना डेड इकोनॉमी है, जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो ये एक आयरनी है, डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेशन है लैक ऑफ नॉलेज का हमारे देश के अंदर जो ऑपोजिशन है उसका। विकसित भारत का सपना जो है प्रधानमंत्री का, वो तभी साकार हो सकता है जो विकसित राज्य भी रहे। राजस्थान उनमें से एक अग्रणी राज्य जहां पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। निवेश बढ़ाने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं? मैंने देखा था आप पूरे देश में घूम रहे थे, मुंबई गए थे, राइजिंग राजस्थान समिट किया था, आप काफ़ी अग्रणी थे। क्या उसका कुछ नतीजा निकला? राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं? हमारी सरकार बनते ही कई लोगों ने बोला कि चौथे वर्ष में राइजिंग राजस्थान करना, पांचवें वर्ष में राइजिंग राजस्थान करना, इन्वेस्टमेंट समिट करना, क्योंकि विपक्ष ने पहले चौथे वर्ष में करा था। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि हम पहले ही वर्ष में करें, क्योंकि हम राजस्थान के भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम केवल सुर्खियों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं कर रहे कि सुर्खियां आ जाएंगी कि इन्वेस्टमेंट समिट करा। उसका करोगे क्या चौथे साल में अगर कर रहे हो तो हमने राजस्थान के भविष्य संवारने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमने ये कदम उठाया। पहले ही वर्ष में हमने एक इन्वेस्टमेंट समिट करा जिसका नाम था राइजिंग राजस्थान। केवल इन्वेस्टमेंट समिट ही नहीं, हम 9 नई पॉलिसीज लेकर आए जो आज तक थी नहीं। राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट है जिसका एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल है एक्सपोर्ट होता है, स्टोन्स है, स्टोन बहुत बाहर जाते हैं, जेम्स ज्वेलरी है वो बाहर जाती है। इन सारी एक्सपोर्ट की प्रमोशन की कोई पॉलिसी बनी ही नहीं थी, हमने नहीं बनाई। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी बनाई, हमने एपरल्स एंड गारमेंट्स के ऊपर पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसीज थी नहीं पहले। स्पष्टता लेकर आए, पॉलिसीज के अंदर स्पष्टता लेकर आए। देखिए, राजस्थान को अगर हमें आगे बढ़ाना है, और इमेंस पोटेंशियल है, जबरदस्त पोटेंशियल है, अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें एक आर्थिक मजबूती, आर्थिक समृद्धता लानी पड़ेगी। उसके लिए हमें सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, हर तरह से हमें बड़े रूप में राजस्थान में लाना पड़ेगा। और साथ साथ हमें उन सेक्टर्स के अंदर स्किलिंग के ऊपर भी लाना पड़ेगा। तो हमें स्किलिंग के ऊपर भी ध्यान देना है, जो हमने शुरू कर दिया है। हम इन सेक्टर्स को भी लेकर आ रहे हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए थे, तकरीबन 4 लाख करोड़ के एमओयूज धरातल पे उतार दिए हैं। एक आर्थिक समृद्धता बनेगी, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। स्टार्टअप्स के ऊपर हम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर असर पड़ रहा है।
लैंड पॉलिसी चेंज कर दी। सबसे बड़ी रुकावट किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहां यही होता है, जमीन के अंदर मिलने में दिक्कत आती है। हमारी पिछली सरकार जमीन नीलाम करती थी। नीलाम करती थी तो एक बार तो कमाई हो जाती थी, लेकिन सरकार को कमाई करनी है या जनता को कमाई देनी है? हमारा लक्ष्य है जनता को कमाई मिले। हमारा लक्ष्य है ये जमीन जनता की है, राजस्थान की जनता को कमाई मिले। एम्प्लॉयमेंट हमारे को कल नहीं चाहिए, अभी चाहिए, अभी। इसीलिए नाम बताओ, काम बताओ, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट होगा। हमने तकरीबन 700 से 800 लोगों को, कंपनीज को डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर दिया। और एक और मजेदार आपको बात बताता हूं, उससे अपनी बात खत्म करता हूं। रिप्स 2000 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 भी बनी, 2022 भी बनी, पिछली सरकार में बनी, लेकिन उन्होंने जो प्रमोशन के लिए पैसे बताए थे वो उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि वो तो केवल एक परिवार की परवरिश में। हम राजस्थान की परवरिश में हैं। 1000 करोड़ रुपए हमने सब्सिडी और इंसेंटिव के रूप में पहले ही 1 वर्ष के अंदर कंपनीज को दिए हैं, ताकि वो तुरंत अपना काम शुरू करें। 2300 कंपनीज, 2300 कंपनीज हैव बेनिफिटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ भजनलाल जी, अंडर द डबल इंजन सरकार। दैट इज आवर क्रेडिबिलिटी। लेकिन राजवर्धन सर, आपने फौज में कमांड किया, केंद्र में आप 2 विभाग को संभाला, आईएनबी मिनिस्ट्री भी, खेल मंत्रालय भी, अब राजस्थान आ गए, कई मंत्रालय आपके पास। कितना मुश्किल है यहाँ लोकल सिस्टम को चलाना? अगर दिल्ली से समझौता, दिल्ली की बात करें तो वहां जैसा आसान है? ये आउट ऑफ सिलेबस है। ज्योति कहां है? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ से ताकत हमारे को मिल रही है। हमें केंद्र सरकार की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। उसका मैं उदाहरण देता हूं। राजस्थान के पत्थर मशहूर हैं। कोई भी देश के अंदर बड़ी बिल्डिंग देख लीजिए, नया पार्लियामेंट हो, पुराना पार्लियामेंट हो, राम मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी बिल्डिंग देख लीजिए, राजस्थान का पत्थर वहां पे लगा है। लेकिन राजस्थान के पत्थर के ऊपर जीएसटी का तकरीबन 18% लग रही है। तो 1 हफ्ते पहले ही हमारी निर्मला जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बातचीत करी। हमने यहां से पूरा डेलीगेशन गया एसोसिएशंस का, मार्बल एसोसिएशन, ग्रेनाइट एसोसिएशन, वहां पर मिली, और उन्होंने उनको आश्वस्त कराया कि इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें उम्मीद है कि 18 से और कम होगी। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। राजस्थान के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स इज स्टोन सेक्टर, तो उसको अगर प्रमोशन मिलेगा तो यहां के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, यहां की स्टेट को प्रमोशन मिलेगा। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर सब लोग सोचते हैं पानी की कमी है। पानी की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी थी, एक दिशा की कमी थी, जो डबल इंजन की सरकार ने पूरी करी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दी, पिछली सरकार को भी ताकत दी, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अब 12,000 करोड़ से काम शुरू हो गया है, और अब पानी 23 जिलों के अंदर इंडस्ट्री का पानी, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, हर तरह से उपलब्ध होगा पीने का पानी। यह ताकत है डबल इंजन की। कुछ चीजें हैं जो राजस्थान राज्य ही कर सकता है। जैसे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए आना है तो उसको राजस्थान की धरती पर ही आना पड़ेगा। तो 5 साल खत्म होते होते एक आधारशिला रख दी जाएगी, एक मॉडल इंडस्ट्रियल स्टेट राजस्थान की। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को एक पूरी तरह से इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया जाए, एग्रीकल्चर स्टेट भी बनाया जाए, उसके साथ साथ यहां पर स्टार्टअप्स का एक हब बने। हम इसको आईटी के लिए भी एक सबसे अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। राजस्थान के लोग हैं जो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो राजस्थान में ही आके काम करें। उसके लिए एक आईटी सिटी भी बजट के अंदर अनाउंस हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि राजस्थान पूरी तरह से डेवलप हो। टूरिज्म के सेक्टर के अंदर अभी केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारी संभावना है जो टूरिज्म के अंदर हो सकती है। हमने होटल इंडस्ट्री को अब एज इंडस्ट्री मान लिया है। हम लैंड कन्वर्जन कर रहे हैं ताकि पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर होटल्स बन सकें। उसको भी हमारा लैंड वैलिडेशन एक्ट हम लेकर आए, अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है। वहां से 100% वो अप्रूव होगा, और हम जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो शहर के अंदर आ गए हैं, वहां पर होटल इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब के ऊपर काम चल रहा है। राठौर सर, एक चीज है, फिर आप
बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है। कई बार हमने दिल्ली में देखा, यहाँ से जो वीडियो आते हैं, एक बार हमने देखा थाने में आप गजब एसीपी को डांट लगा रहे थे। एक वीडियो और वायरल हुआ, उसने कहा कि माफिया लोगों को मैं सुबह नाश्ते में खा जाता हूँ। राजवर्धन राठौर का जो फौज वाला गुस्सा है, क्या बेईमानों के पीछे यहाँ भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको? ऐसा है कि मैं लोगों के विश्वास को कायम रखकर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं। मैं समझौता करने को तैयार नहीं हूं। आपके पास अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो खड़ा होकर मंच से कह रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है? मुझे बताइए। गुस्सा करना तो अच्छा है या बुरा है? मैं कह रहा हूं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं जनता के लिए। बड़े आसानी से मैं किसी भी खेल संघ में भी जा सकता हूं। भाई ओलंपिक मेडलिस्ट हूं, कोई मना भी नहीं करेगा, मैं खेल संघ में जा सकता हूं। लेकिन कई खेल संघ सही काम नहीं कर रहे, तो मेरा काम है उनको दुरुस्त करना, उनके साथ मिलना नहीं है मेरा काम। उसी तरह 15 साल से हमारे रीको के अंदर ट्रांसफर्स नहीं हो रहे थे, सब एक ही जगह बैठे हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इतने लंबे समय से क्यों बैठे हुए? मैंने अपने रीको में कहा हिला दो पूरा सिस्टम, सबको बदल दो, 8 साल से जो ज्यादा है उसका तबादला कर दो, नए लोग लेकर आ जाओ, एक फ्रेशनेस आनी चाहिए। मैं मिल सकता हूं किसी से भी, मैं नहीं समझौता कर रहा। गलत बात है क्या? तो वापस किसी को लेकर आते नहीं है वापस कि हमारा ट्रांसफर दोबारा कर दो? मेरे पास तो नहीं आती। बहुत कम लोग हैं जो मुझे लिखते हैं, यहां बैठे हैं हमारे कई कार्यकर्ता भी, वो जानते हैं। देखिए, जनता का विश्वास अगर हमें कायम रखना है तो जनता के लिए दृढ़ता से खड़ा होना ही पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं मैं परमानेंट नहीं हूं, यहां पे होना भी नहीं चाहिए। एक साइकिल है, उस साइकिल में मुझे एक अवसर मिला है, मेरे जीवन के साइकिल में मुझे एक अवसर मिला है यहां आने का। और यहां आने का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरी कोई खूबी थी। मैं तो ये मानता हूं, मैं कर्मों में विश्वास रखता हूं। संभव है किसी ने मेरे परिवार में पूर्व जन्म में किसी ने अच्छा काम करा हो, उसका आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है, ये अवसर मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं अपने कर्मों पे पूरा स्थापित रहकर अच्छा काम करूंगा। और जितना मुझे मिल रहा है, मैं आज आपके मंच से बोल रहा हूं, जितना मुझे मिल रहा है उससे ज्यादा लूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं उससे ज्यादा छीना झपटी में लूंगा तो मेरे बच्चों से कोई ना कोई लेगा। तो जितना मुझे मिला है उस पर मैं 100% काम करूंगा। और करना है तो जिम्मेदारी दो, नहीं करना तो किसी दूसरे को जिम्मेदारी दो। आपने इसमें गलत क्या है? कई जिम्मेदारियां आपने संभाली। आपने कहा एक साइकिल पूरा है, तो कहीं उस साइकिल में आपको वापस दिल्ली आने की दिल्ली इच्छा तो नहीं होती? दिल्ली में आपने इतना काम किया, दिल्ली में दो बार आप सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। इस बात पे मैं आपको इस तरह से बतलाता हूं कि क्रिकेट का गेम चल रहा है और स्लिप्स में मेरे को किसी ने लगाया हुआ है और मैं बोलूं नहीं, मेरे को तो गेंद ही फेंकनी है, मेरे को तो बॉलिंग दो, तो वो एक अच्छी टीम का खिलाड़ी नहीं होता। जो जिम्मेदारी दी है वो किसी ने सोच समझ के दी है। और यहां स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। राजनीतिक एजुकेशन तो अधूरी रह जाती अगर मुझे स्टेट में नहीं भेजते। मुझे तो आशीर्वाद मिला कि जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह के काम करने का अवसर मिला। खिलाड़ी भी रहा, सैनिक भी रहा, और पॉलिटिक्स में भी आने का अवसर मिला। उसके अंदर केंद्र के अंदर रहने का मौका मिला। लेकिन केवल केंद्र की राजनीति नहीं, धरातल की भी राजनीति पूरी तरह से सीखे, तो यहां पे भी रहने का अवसर मिला। तो ये तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है एक तरह से, ये मेरा सौभाग्य है। तो चलते चलते इतने युवा हैं, आपकी हर बात पर ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब है जन समर्थन मिल रहा है आपको, खासकर युवाओं का। एक चीज जो हम लोग तो सालों से गुत्थी सुलझा नहीं पाए, बच्चों को आप बताइए, इतने फिट कैसे रहते हैं आप? जैसा आपको 20 साल पहले देखा था वैसे आज भी हैं। क्या करते हैं और क्या खाते हैं राजवर्धन राव साहब? देखिए, फिट कैसे रहना है ये तो हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। उसके बाद आता है अनुशासन। ये कौन कौन तोड़ता है, ये आप सबसे खुद अपने आप से पूछ सकते हो। मजाक में कहूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने एक बार अपने कपड़े सिलवा लिए, उसका नाप दे दिया, अब मैंने तय कर लिया मैं उसी नाप में रहूंगा, मजाक के लिए, है ना। लेकिन अगर आप सीरियसली इस बात को सोचें, मैं ये समझता हूं कि मेरा शरीर एक टूल है, एक औजार है। उस औजार, मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी आत्मा की मान लीजिए कुछ, मेरी जो जिम्मेदारी है
वो मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखने की है। आज मेरा परिवार 4 जनों का है, कल मेरा 10 का हो सकता है, मेरा 4.5 लाख की विधानसभा हो सकती है, मेरे 7 करोड़ का पूरा राजस्थान हो सकता है या देश हो सकता है, जैसे भी। उस परिवार के लिए जो जिम्मेदारी है, क्या मैं इस औजार से पूरा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये औजार में इतनी ताकत और ऊर्जा होनी चाहिए कि वो जिम्मेदारी पूरी करे, नहीं तो इस शरीर में आने का मकसद ही क्या है। तो मैं तो ये बात मानता हूं, और एनर्जी रहनी चाहिए, ऊर्जा, ताकत रहनी चाहिए, और जिस दिन ऊर्जा खत्म हो गई उस दिन चले जाना चाहिए अगले शरीर में, नहीं। फिटनेस मंत्रा, तालियों से स्वागत। राजवर्धन साहब आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। राइजिंग राजस्थान समिट में हमारे न्यूज 18 इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्योति कमल जी से सर थैंक यू सो मच। कुछ देर मंच पे आप रहे, मैं अनुरोध करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि कृपया मंच पर आए और मंत्री महोदय को धन्यवाद दें।